Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group with the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about drug menace in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. It is also useful from GS paper 3 internal security point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगभग 30,000 किलोग्राम ऑफ सीज्ड ड्रग्स, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स, उनको सीज़ किया था, उनको 4 लोकेशंस पे, 4 अलग अलग जगहों पे, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में और गुवाहाटी में बर्न किया है। तो आजकल कैसा है, जो हमारी एजेंसीज होती हैं जो ड्रग कंट्रोल के लिए काम करती हैं, खासकर NCB, ये ड्रग को सीज़ करके फिर स्टोर करके नहीं रखती हैं, क्योंकि फिर वहाँ से भी चोरी होने का प्रॉब्लम रहता है, और इस कारण से अब जो भी सीज ड्रग्स होता है उसको ये लोग जला देते हैं। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये सीज ड्रग्स, लगभग 30,000 किलोग्राम सीज ड्रग्स को जलाया है। ये जो नारकोटिक सब्सटेंसेस को जलाया गया है, इट इज़ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव में ड्रग डिस्पोजल कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में पहले बता दूं, हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस आज़ादी के 75 साल पूरे होने को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं विथ एन ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कई सारे अलग अलग कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। उसमें से एक कैंपेन चलाया जा रहा है ड्रग डिस्पोजल कैंपेन, जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी फ्रॉम 1 जून। तो इसी ड्रग डिस्पोजल कैंपेन के अंतर्गत ये 30 जुलाई को NCB ने कई सारे जो सीज्ड ड्रग्स थे उनको जलाया है। अब जब ड्रग ट्रैफिकिंग की बात चल रही है, तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट इशूज़ विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। देखिए, हमारे देश में जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मोस्टली वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू होकर के आती है हमारे देश में। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर 2 मेन ऐसे रीजन हैं जो ड्रग अब्यूज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन, और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो क्या कारण है कि यही 2 रीजन सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ को लेकर के वल्नरेबल हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के वल्नरेबल हैं, वो भी ज़रा समझते हैं। लुक, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज़ वेरी मच इन प्रॉक्सिमिटी विथ दिस रीजन, जिसका नाम है गोल्डन क्रेसेंट एरिया। और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी मच इन प्रॉक्सिमिटी विद दिस रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और ये दोनों ही रीजन है गोल्डन क्रेसेंट, इसको कॉमन नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह का नाम है स्पेशली गोल्डन क्रेसेंट, ऐसा कहा जाता है। तो गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, दीज 2 आर नोटोरियस और नोन फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग प्रोडक्शन। यहाँ पे ओपीएम उगाया जाता है। इन दोनों जगहों पे ओपीएम उगाने के लिए ये दोनों जगह बदनाम है, और फिर वहाँ से फिर जो ड्रग्स प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेट होकर के आता है। सो एक एक करके देखते हैं। पहले गोल्डन ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ये गोल्डन ट्रायंगल जो रीजन है वो 3 देशों में स्प्रेड है, थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। एज आई सेड, इट इज़ नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओपीएम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ओपीएम उगाया जाता है, और फिर ये ओपीएम उगा करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर, अब बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से गार्ड नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ हिल, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, तो पोरस बॉर्डर है, और इस कारण से जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुस जाते हैं, और फिर वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम होता है। तो ये तो हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ दिस गोल्डन ट्रायंगल रीजन विच इज स्प्रेड ओवर दिस 3 कंट्रीज, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। वैसे ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ड्रग अब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन क्रेसेंट रीजन विच इज स्प्रेड ओवर पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। जस्ट लाइक गोल्डन ट्रायंगल, दिस रीजन इज ऑल्सो नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ओपीएम।
इट इज़ बिलीव्ड कि अफगानिस्तान प्रोड्यूसेस मोर देन 90% ऑफ द ओपीएम इफ दिस रीजन। सबसे ज़्यादा लॉलेसनेस तो अफगानिस्तान में ही है। तो गोल्डन क्रेसेंट में भी ईरान और पाकिस्तान में तो बस 10% ही होता है। सबसे ज़्यादा ओपीएम अफ़गानिस्तान में उगाया जाता है। और तालिबानियों का रिसोर्स जनरेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है ड्रग ट्रैफिकिंग। तो तालिबानी सरकार जो पहले हुआ करती थी 1990 से लेकर के 2001 तक, और अभी भी लौट कर के आई है 15 अगस्त 2021 से लेकर के अभी तक। पहले तो इट वाज वेरी ऑब्वियस, वेरी मच नोन, जब उनकी रिजीम थी 1990s में टिल 2001, कि मोस्ट ऑफ देयर फंडिंग और फाइनेंस और गवर्नमेंट रेवेन्यू केम बाय ट्रैफिकिंग ऑफ ओपीएम अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी ड्रग अब्यूज़, इन दोनों ही रीजन्स में ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपने इस रीजन को लेकर के मूवी ज़रूर देखी होगी, उड़ता पंजाब। नॉर्थ ईस्ट में भी ड्रग अब्यूज़ का केसेस ज़्यादा है और कारण भी हमने देख लिया। तो इनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ज़रा समझ लेते हैं। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज़। इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं ऑफ कोर्स। ड्रग अब्यूज़ से कैसा होता है कि जो उसका विक्टिम होता है उसको फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मोरल या इंटेलेक्चुअल लॉस होता है, डिके होता है उसका। और धीरे धीरे वो इंसान, कभी अगर मान लीजिए वो अपने फैमिली के लिए असेट हुआ करता था, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमिक लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बीमार रहने लगता है, उसको दूसरों लोगों को उसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। अभी ड्रग जो अब्यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, एडिक्टेड होने लगते हैं, कि फिर ड्रग्स के लिए जो पैसे नहीं होते उनके पास, तो दे एंगेज इनटू सम पेटी क्राइम्स लाइक थेफ्ट, टीजिंग, ग्रुप क्लासेस एंड ऑल। समटाइम्स ड्रग ये इम्पल्सिवनेस के कारण या ड्रग एडिक्शन के कारण जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाता है, दैट लीड्स टू इम्पल्सिव मर्डर्स ऑल्सो। सो ड्रग ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर टेररिज्म, क्योंकि टेररिस्ट लोग जो हैं वो मेन जो अपना फंड या फाइनेंस रेज करते हैं बाय ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। सो दिस इज़ हाउ ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए सिक्योरिटी चैलेंज ऑल्सो। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज इज ए सोशल प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि जो ड्रग अडिक्ट्स होते हैं फिर दे आर समटाइम्स इंगेज इन टू हरासमेंट, ईव टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। उसके अलावा मोस्ट ऑफ देम दे यूज सच काइंड ऑफ सिरिंज अगेन एंड अगेन फॉर ड्रग इनटेक। और इस कारण से क्या होता है, मोस्ट यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि समटाइम्स मैनी ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स दे गेट इन्फेक्टेड विथ HIV एज वेल, और फिर वो HIV से खुद इन्फेक्टेड होते हैं, देन दे पास द सेम वायरस टू देयर वीमेन काउंटर पार्ट या वाइफ्स। दिस इज़ हाउ इट क्रिएट्स मोर एंड मोर प्रॉब्लम। सो दिस इज़ हाउ ड्रग अब्यूज़ लीड्स टू हेल्थ चैलेंजेस एज वेल। HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब होने का चांस रहता है टू अ ड्रग एडिक्ट। सो दिस इज़ हाउ ड्रग अब्यूज़ हैज़ मल्टी डायमेंशनल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड हेल्थ इम्पैक्ट। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो अलग अलग लेवल पे हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और अलग अलग लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस डेवलप करने की ज़रूरत है थ्रू मीडिया, अलग अलग कैंपेन चलाएं, स्कूल चिल्ड्रन को अवेयर किया जाए। डेली वेज वर्कर्स जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं ड्रग अब्यूज़ को लेकर, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो बॉडी में काफ़ी पेन होता है उनके, और कभी कभार उस पेन को सप्रेस करने के लिए भी दे से समटाइम्स गेट इंक्लाइंड टुवर्ड ड्रग अब्यूज़। NGO की मदद से हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराना चाहिए, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चलाना चाहिए। ये तो सोसाइटी लेवल पे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी ओवरऑल नेशनल लेवल पे देयर आर सम लीगल मेजर्स, कुछ कानून हैं, उन कानून को स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। दिस इज ए स्पेसिफिक लॉ क्रिएटेड टू टैकल ड्रग मेनेंस इन इंडिया। इसके अंदर कैसा है कि कोई भी इंसान जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बेचता हुआ पाया जाएगा, कंज्यूम करता हुआ पाया जाएगा, उसको 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का उस पर फाइन लगाया जा सकता है। तो कानून तो है, लेकिन कानून को इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा देयर हैव बीन सब इंटरनेशनल एफर्ट्स एज वेल टेकन इन ऑर्डर टू कर्ब ड्रग मेनेंस। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हैज़ बीन क्रिएटेड। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल ऑफिस बनाई गई है इसी पर्पज़ के लिए, ताकि ड्रग अब्यूज़ को कम किया जा सके। दिस वाज क्रिएटेड इन 1997। तो हमारा देश
और हमारे देश की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे NCB एंड ऑल, दे कैन कोऑर्डिनेट विद दिस इंटरनेशनल एजेंसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग और कर्ब ड्रग मेनेंस इन इंडिया। अब ये जो कानून है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS, इसका सेक्शन 52A कहता है कि द प्रोब एजेंसीज कैन डिस्ट्रॉय द सीज्ड सब्सटेंस आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड सैंपल्स। और इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके अभी हमने देखा कि NCB ने कैसे सीज्ड ड्रग्स को जलाया है। तो ये सेक्शन 52A का इस्तेमाल करके सीज्ड ड्रग्स को जलाया गया है। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, ये कानून हमने पढ़ा, इसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसको हम लोग अपने एथिक्स पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एथिक्स पेपर में कभी कभार केस स्टडीज आ जाते हैं। पिछले 7-8 सालों में UPSC ने कम से कम 2 बार इस तरह का केस स्टडी पूछा है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और वहाँ पे ड्रग अब्यूज़, ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो कई सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं वहाँ पे। एथिक्स में तो ये गवर्नेंस का पेपर तो है नहीं कि सिर्फ लीगल प्रोविजंस लिखेंगे आप, तो कई सारे स्टेप्स लिखेंगे, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कराएंगे, अवेयरनेस जनरेशन करेंगे NGOs के साथ मिल करके। लेकिन वहाँ पे आप ये भी लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो एथिक्स के केस स्टडीज़ में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मेंशन करने से आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप अगर एथिक्स के स्टडी में ड्रग मेनेंस पे सवाल आ जाए तो इस कानून को जरूर लिखिएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्च व्हीकल होता क्या है। देखो, आप सुनते रहते हैं कि अलग अलग सैटेलाइट को हम लोग स्पेस में ले जा कर के छोड़ आते हैं और उन सैटेलाइट का फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो सैटेलाइट खुद से तो स्पेस में जाएगा नहीं, सैटेलाइट को ले जा कर के छोड़ना होगा वहाँ पे, और उसको वहाँ पे तक पहुँचाने के लिए एक रॉकेट पावर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता। समझो कि ये है, तो ये एक तरीके का लॉन्च व्हीकल है, ये एक तरह का रॉकेट है, एक तरह का ये रॉकेट है जो इसके ऊपर ऐसे सैटेलाइट फिक्स कर दिया जाए, जिसको पेलोड भी कहते हैं कभी कभार। तो सैटेलाइट को फिक्स कर दिया जाए तो ये रॉकेट आसमान में जाएगा और सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ करके आएगा। सो दिस इज़ हाउ द सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। सैटेलाइट खुद से नहीं जाएंगे, दे हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड ओवर अ रॉकेट या लॉन्च व्हीकल्स आप कह सकते हैं, और ये लॉन्च व्हीकल उसको जा करके ऑर्बिट में छोड़ करके आएगा। तो इंडिया ने अभी तक कई सारे अपने खुद के लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया ने शुरू किया 1970s में अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बनाना, तो हमने एक पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल बनाया SLV-3। एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था हमारा, मतलब एक्सपेरिमेंट बेसिस के लिए बनाया था, जिसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। फिर उसको अपग्रेड किया हमने ASLV में, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों तो टेस्टिंग पर्पस के लिए थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग पर्पस के लिए थे। फिर जो सबसे पहला हमारा लॉन्च पर्पसेस के लिए बना हमारा लॉन्च व्हीकल वो था PSLV। फिर हमने अपग्रेड किया GSLV में। GSLV का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें भी हायर अपग्रेडेड वर्जन है GSLV Mach 3। तो अभी हमारे पास कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रॉकेट के बारे में और समझ लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। रॉकेट का काम होता है सैटेलाइट को जाकर के छोड़ के करके आना। हमारे पास अभी ये सब लॉन्च व्हीकल्स हैं या रॉकेट्स हैं, इनके बारे में एक बार देखेंगे। उसके पहले ज़रा समझ लो कि रॉकेट में एग्जैक्टली होता क्या है। रॉकेट में कैसा होता है कि एक फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइज़र होता है। ऑब्वियसली आप इस बात को समझते होंगे कि फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन तो आपको हायर स्पेस और आउटर स्पेस में मिलेगा नहीं। तो वहाँ के लिए कैसा है, वहाँ पे फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन खुद लेकर के जाना पड़ता है। तो किसी भी रॉकेट के अंदर फ्यूल भी होता है, लिक्विड फ्यूल, एंड देन इट हैज़ ऑक्सीडाइज़र ऑल्सो, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट बर्न्स व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस प्रोपल्सन। तो होगा क्या, जब ये बर्न होगा
तो ये बहुत सारा एग्जॉस्ट गैस रिलीज करेगा, और जब एग्जॉस्ट गैस ये रिलीज करता है तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये रॉकेट फिर आगे की तरफ इसको थ्रस्ट मिलता है और ये मूव करता जाता है। दिस इज द बेसिक फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। और ये जो फ्यूल वाला टैंक है इसमें अलग अलग तरह के फ्यूल लग सकते हैं। लिक्विड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब जो गैसेज हैं उसको काफ़ी कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई करके रखा जाता है, उसको क्रायोजेनिक फ्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। तो कैसा होता है कि लॉन्च व्हीकल्स में, ये जो रॉकेट्स में, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही फ्यूल होगा, सिर्फ एक तरह का फ्यूल होगा। बहुत बार ऐसे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिसमें मल्टी स्टेज फ्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर GSLV की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सॉलिड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन HTBP। तो मतलब इसमें पहले कैसा होगा कि सॉलिड फ्यूल बर्न होगा, और सॉलिड फ्यूल बर्न होकर के बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है। ये देखो S200, पहले ये वाला बर्न होगा और ये बर्न होकर के बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है। सॉलिड फ्यूल जल्दी बर्न होता है, ज़्यादा थ्रस्ट देता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एस्केप वेलोसिटी मिल गई इसको, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल रीजन से ऊपर चला गया, तो उसके बाद सॉलिड फ्यूल तब तक ख़त्म हो जाता है। फिर लिक्विड फ्यूल बर्न होना शुरू होता है। लिक्विड फ्यूल होता है इसमें डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड। फिर लिक्विड फ्यूल भी जब बर्न हो जाता है तो तीसरा स्टेज शुरू होता है क्रायोजेनिक स्टेज, जहाँ पे हाइड्रोजन को बहुत कम टेम्परेचर पर -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे, फिर वो बर्न करके एनर्जी रिलीज़ करता है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक तरह का फ्यूल नहीं होता है। दे आर हैविंग मल्टी स्टेजेस फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। तो GSLV में तो आपने देख लिया कि सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। अब देखा जाए जरा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में फंक्शनल तो अभी दो ही लॉन्च व्हीकल हैं, PSLV एंड GSLV। GSLV Mach 3 तो उसका एक टाइप है। तो फंक्शनल लॉन्च व्हीकल्स जरा देखते हैं, ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल। तो एक है PSLV और दूसरा है GSLV। PSLV के बारे में ज़रा देखते हैं। तो PSLV थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ऑफकोर्स पहला था SLV, फिर ASLV, फिर आया हमारा PSLV। थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इस PSLV में कैसा है, 4 स्टेज इंजन्स लगे हैं, 4 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। इसमें क्रायोजेनिक नहीं होता है। तो पहले सॉलिड बर्न होता है, फिर लिक्विड स्टार्ट होता है, फिर लिक्विड खत्म होता है तो अगला सॉलिड स्टार्ट होता है, फिर लिक्विड होता है। इसने 40 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस करे हैं अभी तक। लेकिन PSLV का कैसा है, कैपेसिटी मतलब लोड ले जाने का कैपेसिटी GSLV की तुलना में थोड़ा कम है। मतलब PSLV थोड़ा कम पावरफुल है, कम डिस्टेंस तक जा सकता है और उतना हेवी सैटेलाइट नहीं उठा सकता है जितना GSLV उठा सकता है। तो GSLV मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट मॉडर्न लॉन्च व्हीकल है। PSLV उससे थोड़ा कम सोफिस्टिकेटेड है, पहले से चलता आ रहा है। लेकिन PSLV सबसे सक्सेसफुल ज़रूर है। हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था मंगलयान वाला, उसको भी PSLV ने ही लॉन्च किया था। तो PSLV कैसा है कि ज़्यादा पेलोड नहीं उठा सकता है, 1750 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है अप टू एन ऑर्बिट हाइट ऑफ 600 किलोमीटर। वहीं जब आप इसको देखोगे GSLV को, तो ये कहाँ, ये 600 किलोमीटर तक जा रहा है PSLV। GSLV 36,000 किलोमीटर तक जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तक जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जाएगा। तो मुद्दा यह है कि GSLV का पास पावर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी PSLV ने ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम्स किए हैं अभी तक, एंड दैट इज़ वाई PSLV इज़ नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसके कई सारे सक्सेसफुल प्रोग्राम में देखो, चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड ऑल, ये सब हैं PSLV के सक्सेसेस। GSLV की मैंने अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा हेवी सैटेलाइट्स उठा सकता है, 2 टन्स तक का सैटेलाइट उठा सकता है। और कहाँ तक पहुँचा सकता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट तक, GTO तक, यानी कि 36,000 किलोमीटर तक। 36,000 किलोमीटर वो हाइट होता है जहाँ पे सैटेलाइट जो हैं वो उनको उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है, दैट इज़ इनफ टू प्रोवाइड देम अ वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी, जिससे उनका टाइम पीरियड 24 घंटे का हो जाए। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। अभी तो मैं यहाँ इसको नहीं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, बट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट का सिग्निफिकेंस क्या है आई होप आपको पता होगा। यहीं से कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। अगर नहीं पता तो बताइए, कभी मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसको क्वेरी सेगमेंट में ले लूँगा, एक बार आपका रिवीजन करा दूँगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स के बारे में मैं कभी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, GSLV एक तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरा इसमें 3 तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक।
GSLV में भी अलग अलग वर्जन निकाले हमने। GSLV Mach 1 में जो क्रायोजेनिक इंजन था वो रसिया से लाया था हमने। GSLV Mach 2 उसका जो क्रायोजेनिक इंजन है वो हमारा इंडिजीनस है। और GSLV Mach 3 जो सबसे सोफिस्टिकेटेड है, इसका भी क्रायोजेनिक इंजन जो है हमारा इंडिजीनस हमारे देश से बना है। तो हमारे पास ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल तो दो ही हैं, GSLV एंड PSLV। एक और है लॉन्च व्हीकल जो हमने डेवलप किया है, काफ़ी नया है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए, लेकिन अभी इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया, खाली टेस्टिंग हुआ है इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, RLVTD। इसका खाली टेस्टिंग हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग RLVTD कह रहे हैं। अगर आप नाम समझ लोगे अच्छे से तो आप इसका काम भी समझ लोगे। देखो GSLV PSLV कैसा है कि ये सैटेलाइट को लेकर के जाता है स्पेस में, सैटेलाइट को वहाँ छोड़ता है स्पेस में, और फिर क्रैश हो जाता है। ये आकर के या तो ओशन में क्रैश हो जाता है, और नहीं तो फिर वहीं पे स्पेस में ही ये डेब्री में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल इनको नहीं कर सकते, इसीलिए इनका खर्चा ज़्यादा है। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में एक लॉन्च व्हीकल ख़त्म। लेकिन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का फ़ायदा ये है कि ये जाएगा यहाँ से, रॉकेट की तरह काम करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और फिर प्लेन की तरह उड़ते हुए अर्थ पे आकर के लैंड कर जाएगा। इससे हम बाद में इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। लेकिन इसको खाली अभी हमने टेस्ट किया है, अभी इसका कॉमर्शियल या फुल फ्लेजर इस्तेमाल नहीं शुरू किया, इसीलिए इसको हम लोग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह रहे हैं। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये समझो कि दो कॉम्बिनेशन से बना है। ये रॉकेट का भी काम करता है, लॉन्च व्हीकल की तरह भी काम करेगा, और एयरक्राफ्ट की तरह भी काम करेगा। जैसे हमारा प्लेन होता है ना, वैसे ये काम भी करेगा। तो रॉकेट की तरह उड़ेगा पहले और जा करके सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, और फिर जब ये फॉल कर रहा होगा, जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, उसके बाद ये प्लेन की तरह उड़ने लगेगा और आकर के लैंड कर जाएगा। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्च व्हीकल या रॉकेट प्लस एयरक्राफ्ट। इसको सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग की गई थी 2016 में, लेकिन अभी इसका कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं हुआ है। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। अब और करंट यूज़ देखते हैं। तो हमारे पास मोटा मान के चलिए कि PSLV GSLV फंक्शनल है, RLVTD भी हमने टेस्ट कर लिया है। अब एक और नए तरह का लॉन्च व्हीकल हम लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक नया तरह का रॉकेट या लॉन्च व्हीकल है, जिसकी मदद से आने वाले 7 अगस्त को एक छोटा सा सैटेलाइट EOS-2 अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। SSLV का मेन पर्पस होगा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। तो इसरो का ही एक विंग है, कॉमर्शियल विंग है NSIL, जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर के आता है इसरो के लिए। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स मैंने कोई मान लो दूसरा छोटा देश है, फ्रेंच गुयाना है, और ये इन लोगों को कोई अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, तो उनके पास तो ये फैसिलिटीज़ है नहीं। तो वो लोग फिर इसरो को ऑर्डर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके कि सर ये वाला व्हीकल ये हमारा आप सैटेलाइट लॉन्च करा दीजिए। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसरो के लिए लेकर के आता है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और फिर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल पर्पसेस। तो इसी तरह के छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमने एक नया ही लॉन्च व्हीकल बना दिया, जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। और इसको पहली बार भेजा जा रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है, इसमें EOS-2 तो भेजा ही जाएगा, जो एक छोटा सैटेलाइट है, छोटा सैटेलाइट का वजन कम होता है। उसके अलावा इट विल ऑल्सो कैरी अनदर सैटेलाइट जिसका नाम है आज़ादी सैट। आज़ादी सैट इज अ सैटेलाइट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई अबाउट 750 रूरल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, एंड दिस आज़ादी सैट सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई एन एजेंसी स्पेस किड्स इंडिया। तो आज़ादी सैटेलाइट को 750 स्टूडेंट्स ने मिलकर के बनाया है रूरल एरिया के, और इस किस ऑर्गेनाइजेशन के देख रेख में बना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया एक स्टार्टअप कंपनी है, जिसका मुख्य काम है, गोल है कि हमारे देश के अंदर जो यूथ हैं उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कराए, और फिर उसको इन सब एरियाज़ में जैसे स्पेस सैटेलाइट डेवलप करने में मदद करे, उसकी उस तरह की थिंकिंग डेवलप करे। तो स्पेस किड्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो यंग साइंटिस्ट को ट्रेन कर रहा है। उसने आज़ादी सैटेलाइट बनवाया है। आज़ादी सैटेलाइट 750 स्टूडेंट्स ने मिल करके बनाया है, और ये जो SSLV 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, ये 2 सैटेलाइट्स EOS-02 और आज़ादी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा।
SSLV की कैरिंग कैपेसिटी है लगभग 500 किलोग्राम की, और ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर की हाइट तक सैटेलाइट को जाकर के लॉन्च कर सकता है। ये जो स्पेस किड्स इंडिया की हम बात कर रहे थे, इट इज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च्ड ए सैटेलाइट थ्रू हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। तो ये 750 रूरल एरियाज़ के कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की मदद से इसने सैटेलाइट बनवा दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। मुद्दे पे आते हैं वापस से। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया है, राइट। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में और ऑर्बिट में जाकर के लॉन्च करेगा, और इसको मेनली कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सबसे कुछ फ़ायदे क्या हैं वो ज़रा देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन 72 आवर्स, मतलब शॉर्ट नोटिस पे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स का मतलब ही है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो हर लॉन्च में लगभग 30 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। एंड कैन लॉन्च मैनी स्मॉल सैटेलाइट्स इन वन गो, तो छोटे छोटे सैटेलाइट्स, कई सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स को एक बार में लॉन्च किया जा सकता है। अब ज़रा ध्यान से समझना, अभी तक जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते थे वो कैसे किए जाते थे। देखो, ये PSLV तो हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो क्या किया जाता था, मान लो कोई भारी सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया जाना है, तो उसके साथ साथ कुछ कुछ छोटे सैटेलाइट उसके ऊपर लगा दिए जाते थे कि उनको भी जाकर के साथ में लॉन्च करा। इसको हम लोग कहते हैं पिगी बैकिंग। तो PSLV का अभी तक इस्तेमाल किया जाता था स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, लेकिन PSLV स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए तो है नहीं। PSLV तो हेवी सैटेलाइट्स को 1750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। तो अभी तक क्या किया जाता था कि मान लीजिए कि PSLV को भेजा जा रहा है, तो उसमें एक मेन सैटेलाइट, हेवी सैटेलाइट लगाएगा, तो साथ ही साथ कुछ स्मॉल सैटेलाइट भी लगा दिए जाते थे, विच वाज नोन एज पिगी बैक। तो अभी तक करंट मैकेनिज्म था कि द स्मॉल सैटेलाइट्स वेयर लॉन्च्ड बाय पिगी बैकिंग ऑन इसरोज PSLV, बट अब पिगी बैकिंग करके PSLV पे ना भेज करके छोटे सैटेलाइट्स के लिए अलग से हमने लॉन्च व्हीकल बना दिया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो स्पेस में जाकर के स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस बाय इसरो। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लंपी स्किन डिजीज एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। देखिए, लंपी स्किन डिजीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट मेनली इम्पैक्ट्स कैटल्स, जैसे गाय वगैरह को ये इम्पैक्ट करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस विच बिलोंग्स टू पॉक्स वेरेडी फैमिली। इट इज ऑल्सो नोन एज नीथलिंग वायरस इन कॉमन लैंग्वेज। तो इसमें कैसा होता है कि हमारे जो कैटल्स होते हैं उसके बॉडी पे इस तरह के का नोड्यूल्स बन जाता है, 2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का पूरे स्किन पे। इसमें फर्टिलिटी भी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 10% के आसपास तक फर्टिलिटी होती है। मतलब 100 में से 10 जानवर जो इसका शिकार हैं वो मर जाते हैं एज़ पर FAO। इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, हाँ, लेकिन इसको वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन एक बार हो जाए तो फिर इसका कोई दवाई नहीं, वो अपने आप ही ठीक होगा, जैसे कोरोना वायरस है। अब करंट न्यूज़ ये है कि लंपी स्किन डिजीज़ वैसे तो अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में ही जनरली पाया जाता है। 2021 में पहली बार इंडिया में देखा गया था, लेकिन स्मॉल स्केल पे। अभी हाल फिलहाल में लंपी स्किन डिजीज़ का एक आउटब्रेक देखा जा रहा है इन राजस्थान। तो लगभग 25,000 कैटल जो हैं वो लंपी स्किन डिजीज़ के शिकार हो गए हैं, उसमें से 1200 कैटल मर भी चुके हैं। सो दैट दिस इज़ बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज से अगर एनिमल्स मरेंगे तो इट कैन लीड टू सम इकोनॉमिक चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनका मिल्क ही मेन जरिया है, ये कैटल्स ही मेन जरिया है इनकम का, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर लैंडलेस। तो फिर वो कैटल्स को करके रेयर करके डेयरी फार्मिंग करके और वो फिर मिल्क जनरेट करके और फिर वो सर्वाइव करते हैं। तो उनकी तो एक तो लाइवलीहुड छिन रही है। कई सारे ऐसे पुअर फार्मर्स जो कैटल्स पे सर्वाइव कर रहे थे, लंपी स्किन डिजीज़ के कारण लाइवलीहुड छिन रही। उसके अलावा मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, इम्पॉर्टेंट एज वेल एज चीप सोर्स है प्रोटीन का हमारे देश के अंदर। तो उस केस में अगर मिल्क की सप्लाई की थोड़ी भी कमी होगी तो दैट विल हैव ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि प्रोटीन सप्लाई की कमी होगी। उसके अलावा जो बहुत सारे एनिमल्स तो मर जा रहे हैं, लेकिन जो बच भी जा रहे हैं उनका कैसा है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, इनफर्टिलिटी हो जा रही है, डेथ हो जा रहा है, अबॉर्शन हो जा रहा है। तो ऑल सच थिंग्स आर क्रिएटिंग
इकोनॉमिक स्ट्रेस, और अगर ये लंपी स्किन डिजीज़ को हाल फिलहाल में नहीं रोका गया तो इट में क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एजुकेशन रिलेटेड डिसीजंस दैट हैव बीन अपोज्ड इन असम। तो करंट न्यूज़ देखते हैं। हाल फिलहाल में असम स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने फैसला लिया है कि मैथ्स और साइंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा इन ऑल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 23। तो अगले साल से मैथ और साइंस सरकारी स्कूल्स में, प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा एज पर दिस गवर्नमेंट डिसीजन। उसके अलावा लगभग 5 से 10 ऐसे स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के स्कूल्स हैं, जो लोकल लैंग्वेजेज में पढ़ाए जाते हैं। उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 से 10 वर्नाकुलर स्कूल्स में इंग्लिश की भी साथ ही साथ पढ़ाई कराई जाएगी। उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। अगर सारे फैसलों को आप देखें तो उसमें मेन एक जो बात निकल के आ रही है कि हमारी सरकार जो है वो इंग्लिश मीडियम में स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रही है। इसको हमारे स्टेट के कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आसू, आसाम साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा एंड ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इंग्लिश को प्रमोट करके असम सरकार जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट कर रही है। दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, ऐसा वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और बातें देखिए, जैसा कि मैंने आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बता ही दिया, ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा मैथ्स और साइंस को जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री विल रिप्लेस सोशल स्टडीज़ एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, ये भी बात ध्यान रखना। और उसके अलावा एक और बात, टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी ऑल स्कूल्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट टू हैव को एजुकेशन फैसिलिटी एक्सेप्ट फॉर फ्यू गर्ल्स स्कूल विथ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। तो सारे स्कूल्स को कोएड बनाया जाएगा, कुछ ही गर्ल्स स्कूल रहेंगे, खासकर वो स्कूल्स गर्ल्स स्कूल रहेंगे जिनका हिस्ट्री रहा है, गर्ल्स स्कूल कुछ प्रॉपर बैकग्राउंड रही है, एंड फॉर दैट रीजन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर उनको गर्ल्स स्कूल की तरह कंटिन्यू करना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डाउटफुल वोटर्स या डी वोटर्स whose record is now declining in Assam. This topic is again important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. डाउटफुल वोटर्स कौन हैं देखते हैं। डाउटफुल वोटर्स वो हैं जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल है। डाउटफुल इन द सेंस कि हु कुड नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर इंडियन नेशनलिटी, कि वो इंडियन है उसकी वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये जो डी वोटर्स का कॉन्सेप्ट है इट इज़ एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फॉर आसाम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आसाम इन 1997 बाय इलेक्शन कमीशन। बाकी किसी स्टेट में ये डी वोटर का कॉन्सेप्ट या डाउटफुल वोटर का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है। तो करेंट न्यूज़ क्यों हम लोग डी वोटर्स देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में डी या डाउटफुल वोटर्स की संख्या जो है ओवरऑल 1.22% घटी है एंड नाउ नंबर हैज़ कम डाउन टू 1,01,000 अप्रॉक्सीमेटली। तब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये डी वोटर्स की संख्या घट कैसे रही है। तो डी वोटर्स की संख्या घट कैसे रही है उसको समझने के लिए आपको समझना होगा अबाउट फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। देखो एनआरसी अपडेट किया गया हमारे स्टेट में, और एनआरसी अपडेट करने में जो भी इंसान नहीं प्रूव कर पाया कि वो इंडिया का सिटीजन है उसका कैसा है नाम डाल दिया गया डी वोटर्स में, डाउटफुल वोटर में, कि भाई अभी तुम डाउटफुल हो। अभी उस इंसान को कैसा है, दैट पर्सन इज ए सस्पेक्टेड फॉरेनर। अभी फॉरेनर डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन एनआरसी में नाम नहीं चढ़ पाया क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे पाया, तो सस्पेक्टेड फॉरेनर हो गया है, डाउटफुल वोटर हो गया है, उसको डी वोटर उसके नाम के आगे डाल दिया गया है। अब इस फॉरेनर को मौका दिया जा रहा है टू अपील इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल हमारे स्टेट में बनाया गया है विच इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी जो इस तरह के सस्पेक्टेड सिटीजनशिप वाले केसेस को लेता है। ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं दे हैव बीन क्रिएटेड अंडर फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स ऑफ 1964। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स फैसला लेगा इन पे, इनको प्रूफ देना होगा कि सर एनआरसी में मेरा नाम नहीं चढ़ पाया लेकिन वहाँ पे कुछ गलती हुई है, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ आसाम, और वो प्रूफ देगा और फॉरेन ट्रिब्यूनल फिर फैसला लेगा अबाउट हिज सिटीजनशिप। अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको भारत का सिटीजन माना जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा तो ही विल बी डिक्लेयर्ड परमानेंटली फॉरेनर एंड द डिसीजन ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल इन केस ऑफ दिस सिटीजनशिप केस। अभी देखो हो क्या रहा है, क्यों परसेंटेज वाइज डाउटफुल सिटीजन्स का नंबर घट रहा है। अब ये आदमी गया मान लो फॉरेन ट्रिब्यूनल में, पहले तो ये डाउटफुल सिटीजन था, एनआरसी में इसका नाम नहीं चढ़ पाया तो इसको डाउटफुल सिटीजन बना दिया गया, इसके नाम के आगे लिख दिया गया डी कैपिटल में। अब ये गया फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने
दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसको सिटीजन डिक्लेयर कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा नाम गलती से एनआरसी में नहीं चला था, तुम सिटीजन हो, तो सिटीजन डिक्लेयर करेगा अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल, तो इसके नाम के आगे से डी हटा दिया जाएगा, वोटर लिस्ट में से, इलेक्टोरल रोल में से इसके नाम के आगे डी हटा दिया जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। और अगर मान लीजिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल में गया और फॉरेनर ट्रिब्यूनल इसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में इसका नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में इसके नाम के आगे से डी हटेगा, नहीं तो नाम वोटर लिस्ट से ही हट जाएगा जब ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल इस पर फैसला ले लेगा। तो यही कारण है कि धीरे धीरे डाउटफुल वोटर्स का परसेंटेज जो है आसाम में कम होता जा रहा है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। चाबार पोर्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होगा, इट विल हेल्प इंडिया इन बाईपासिंग पाकिस्तान वाइल एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। कुजनेट प्रोसेस इज अबाउट शिफ्टिंग लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर to better productivity sector. Mission Brahmaputra is associated with caste certificate. That's all from our side for today. Thanks for watching.